हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए हिंदी के हम लोग 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी मिलाइए कि हिंदी के 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हिंदी के हम लोग मातृभाषा हिंदी के हम लोग 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 100 रहेगा। हिंदी का एग्जाम 100 नंबर का होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? ये हिंदी के वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है। श्रीनिवास है, सांवरदैया या सुजाता या इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। दही वाली मगम्मा में मगम्मा जो है वह दही बेचती हैं। दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है और पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बताना है कि दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो वर्षी के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षी। रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्र कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र हैं। लक्ष्मी इसमें से किस कहानी की केंद्रीय पात्र हैं? तो ये ढाते विश्वास कहानी के पात्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढाते विश्वास। ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उनके लिए कौन सा शब्द है। तो जिनके शेखर पर चंद्र हो उनके लिए कौन सा शब्द सही है? तो चंद्रशेखर शब्द सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द कौन सा है? चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो उल्टा शब्द बताना है। यहाँ पर है अमावस्या, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा पूर्णिमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णिमा। यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है यानी उल्टा शब्द पूछा गया है, तो ये पूर्णिमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। याद रखिएगा, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि सुक्ति का संधि विच्छेद है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सुक्ति का संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सु प्लस उक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है यथाशक्ति कौन समास है।
यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति ये हो जाएगा अविभाव समास। अविभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है यानी पूर्व पद प्रधान होता है, तो यथाशक्ति ये अविभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो बुढ़ापा यहाँ पर संज्ञा बताना है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये भाव हो जाएगा, भाववाचक। बुढ़ापा, लंबाई, मोटाई ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो आपने क्या खाया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम पूछा गया है, तो आपने क्या खाया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आपने क्या खाया है, तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो ये हो जाएगा 3 भेद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भविष्य काल के भेद पूछा गया है, तो काल के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो इसमें भविष्य काल का भेद पूछा गया है, तो इसका भेद भी 3 ही होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दधियोधन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दधि प्लस ओदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? को यहाँ पर किस कारक की विभक्ति है, यानी को किस में आता है, किस कारक में को आता है? तो संप्रदान कारक में को आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, को संप्रदान ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष, इसमें भी कर्मधारय समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो निर्जन में यहाँ पर क्या जुड़ा है? तो निर हो जाएगा। इसमें निर्जन है तो निर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो देखिए शोणित सही कहाँ पर लिखा गया है? तो शोणित होता है, शोणित नहीं, शोणित यहाँ पर शोणित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर वाक्य शुद्ध है? तो आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है, ये तो अशुद्ध हो जाए। करा है ये कौन सा शब्द है? प्यास से होठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो। तो ये शुद्ध शब्द पूछा गया है, आपके दर्शन कब होंगे, यही तो शुद्ध शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपके दर्शन कब होंगे, ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो चोरी करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो कौन यहाँ पर शुद्ध शब्द है? हितैषी सही कहाँ पर लिखा गया है? तो हितैषी ऑप्शन नंबर सी में सही लिखा गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है?
अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। अंतिम में इम प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतिम। अंतिम में इम प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैप्टर नंबर 1 में यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति प्रथा। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 13 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेड़ पर कमरा ये किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो यह रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। यहाँ पर अनुवाद पूछा गया है, यानी कौन अनुवादक है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक हैं B.R. नारायण। लेखक नहीं पूछा गया है, लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो कवित्री अनामिका का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद की भाषा क्या है? घानानंद किस भाषा के कवि हैं? घानानंद ये किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खोखा के अनुसार। ये क्वेश्चन 20 के दांत कहानी से पूछा गया है और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घारा किसको मिला था? तो दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घारा किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित हैं? यानी ढाते विश्वास ये किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये उड़िया भाषा की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27 गद्य की रचना की। राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को कौन सा रोग था? तेज बुखार था, यानी मेनिंजाइटिस था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेनिंजाइटिस।
क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है यहाँ पर, बीरन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बीरन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो कवि बताते हैं कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक हैं सुजाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुजाता। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो किसके जीवंत प्रतीक हैं? पाशुवृत्ति के। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, रही रास किसकी रचना है? तो रही रास ये गुरु नानक की रचना है, याद रखिएगा। रही रास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है यहाँ पर, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है उसमें कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो कृष्ण राधा को। राइट आंसर सी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो 3। राइट आंसर बी हो जाएगा, 3। अज्ञाय का जन्म कब हुआ? अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम आपको याद रखना है। तो अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। और अज्ञाय ये हिरोशिमा कविता के कवि हैं, याद रखिएगा। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञाय हैं। और अज्ञाय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत सहित की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में इबादत सहित की कौन सी विधा है? तो ये व्यक्ति चित्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था, याद रखिएगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर की उम्र क्या थी? तो 12 से 13 साल। नेपाली लड़का था बहादुर। और बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 11 रुपये। और 11 रुपये चोरी का आरोप कौन लगाते हैं? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं, याद रखिएगा। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाते हैं? निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं, याद रखिएगा। कितने रुपये? 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था बहादुर पर। और बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 11 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।